नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इस बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो ऐसे में बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 37 सीटें जीतकर बीजेपी को प्रदेश में मात्र 33 सीटों पर सिमट जाने पर विवश कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश ही था जहां पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीट तो 2019 में 62 सीट जीतकर बीजेपी ने केंद्र में लगातार 2 बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया। लेकिन इस बार यूपी में हुए नुकसान की भरपाई किसी दूसरे राज्य से हो नहीं पाई, लिहाजा बीजेपी गठबंधन से अब सरकार बना रही है। कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर एक दशक के बाद यूपी में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन बीजेपी की हार के सारे सियासी समीकरण उल्टे पड़ गए। अब बीजेपी से लेकर के पॉलिटिकल पंडित नतीजों का नए सिरे से विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज हम भी आपको लोकसभा सीटों का सारा समीकरण समझाएंगे। न सिर्फ हार जीत के आंकड़े बल्कि विधानसभा वार भी पार्टियों की परफॉर्मेंस कैसी रही है ये आपको बताएंगे। तो चंदौली से सपा के वीरेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की और अब वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे को हरा दिया है। यहां पर सपा के खाते में 42.5% वोट गए हैं, तो वहीं बीजेपी महज 40.6% वोट पर सिमट गई। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता से हारी हुई सीटों की ये इनसाइड स्टोरी। चंदौली में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। उलटफेर है कि 2 बार से सांसद और भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार चुके हैं। हारने के पीछे तमाम इनसाइड स्टोरीज हैं, लेकिन स्टोरीज के अलावा अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो क्या कैलकुलेशन है, कौन सी विधानसभा हारे हैं उसकी अगर बात करते हैं तो टोटल अगर बात करें तो 21,500 वोट के आसपास से वीरेंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को शिकस्त दी है। इसमें से 4 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हारे हैं। उसमें सबसे ज्यादा डेंट दिया है मुगलसराय विधानसभा से, जहां से विधायक है रमेश जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन 13,300 वोट से मुगलसराय से हारे हैं। वही सहजाजा विधानसभा से 1,300 वोट के आसपास से हारे हैं। वही अजगरा विधानसभा जहां से टी राम जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उनकी भी विधानसभा से लगभग 275 वोट से हारे हैं। साथ ही साथ सकलडीहा विधानसभा जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक है, वहां से 21,000 वोट से, लेकिन केवल और केवल एक ही विधानसभा ऐसी है जहां से अनिल राजभर शिवपुर से विधायक है, वहां से 14,800 वोट से जीते हैं। तो देखा अगर जाए तो 4 विधानसभाओं से हारे हैं, जिसमें 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सहराजा की बात करते हैं तो वहां से सुशील सिंह विधायक हैं, मुगलसराय से रमेश जायसवाल विधायक हैं और अजगरा से टी राम विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभाओं से भी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को शिकस्त मिली है, जिसका कारण ये रहा कि उनको चुनाव में हार मिली है, हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 बार से सांसद थे। तो इस पे काम करने की जरूरत है। तमाम सारी चीजें चल रही हैं। कल एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा था जो सुशील सिंह विधायक हैं सहराजा से, उन्होंने लिखा था कि हार की जिम्मेदारी केवल विधायकों और राज्यसभा सांसदों की नहीं है, संगठन की भी है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यसभा सांसद भी बनाया है, जिसमें साधना सिंह और दर्शना सिंह 2 राज्यसभा सांसद भी हैं। तो कुल देखा जाए तो यहाँ राज्यसभा सांसद 3 विधायक और एक मंत्री भी हैं अनिल राजभर। उसके बावजूद चंदौली की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और कद्दावर नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, वो भी चुनाव हार चुके हैं। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए तो एटा से सपा को जीत मिली है और सपा के देवेश शाक्य ने बीजेपी के राजीव सिंह को हराया है। सपा को यहां पे 47.1% वोट मिला है, तो दूसरी ओर बीजेपी के खाते में 44.3% वोट मिले हैं। अब देखिए विधानसभा वार स्थिति किस प्रकार की रही है। लोकसभा सीट से दिग्गज नेता राजवीर सिंह और राजू भैया 27,611 वोटों से पराजय घोषित हुए हैं। पराजय घोषित होने का कारण था बीजेपी का अब की बार राम मंदिर काम नहीं आया। देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। देवेश शाक्य पहली बार एटा लोकसभा से चुनाव लड़े थे और विजयी घोषित हुए हैं,
विधानसभा एटा में राजवीर सिंह और राजू भैया 15,680 से पराजय हुए हैं। 15,680 से समाजवादी पार्टी की लीड हुई है, जबकि एटा विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो कि विपिन कुमार डेविड हैं, और महरेरा से बीरन सिंह वर्मा विधायक हैं। वहां से राजू भैया को 3276 वोटों से जीत हासिल की है। जहां के देखते हैं कासगंज जनपद की कासगंज सदर सीट से देवेंद्र सिंह वर्मा विधायक हैं। वहां से देवेंद्र सिंह वर्मा के कथित प्रयासों से 23,440 वोटों से राजू भैया विजयी घोषित हुए हैं। अमापुर विधानसभा को लिया जाए, अमापुर विधानसभा हरिओम वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं। वहां पर 4788 वोटों से राजू भैया को जीत हासिल हुई है। जहां की पटियाली विधानसभा नादरा सुल्तान समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, और सबसे बड़ी लीड 42,648 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की विजयी घोषित हुए हैं। जबकि अब की बार राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आया। राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया कल्याण सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदुत्व के नेता थे, और एक बार कल्याण सिंह जी यहाँ पर सांसद रहे हैं, 2 बार राजवीर सिंह और राजू भैया सांसद रहे हैं, और तीसरी बार पुनः सांसद के प्रत्याशी थे। राजू भैया सांसद चुनाव एटा लोकसभा से हार चुके हैं। 27,611 वोटों से राजू भैया ने चुनाव हारा है। पिछली बार राजवीर सिंह और राजू भैया एटा लोकसभा से 2019 में 1.25 लाख वोटों से विजयी घोषित हुए थे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा नहीं जताते हुए राजू भैया चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हार चुके हैं। मनोज कुमार, इंडिया न्यूज, एटा से। तो फतेहपुर से भी सपा के नरेश उत्तम पटेल ने जीत दर्ज की और नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति को हरा दिया है। सपा के खाते में 45.2% वोट गए हैं, तो बीजेपी के खाते में 42.2% वोट मिले हैं। अब देखिए विधानसभा वार यहां पर भी स्थिति किस प्रकार की रही। लोकसभा सीट के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो बीजेपी नेताओं को टेंशन देने वाले हैं। फतेहपुर जिले में 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें 3 विधानसभा में बीजेपी के विधायक काबिज हैं और एक में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के विधायक हैं, जबकि 2 विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन जिस तरीके लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं, तो विधानसभा वार में 2 विधानसभा यानी खागा और अयासा में ही बीजेपी जीत पाई है। बाकी 4 विधानसभाओं में बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति जो प्रत्याशी थी उनकी करारी हार हुई है। जिन विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति हारी हैं, वहां बीजेपी के विधायक काबिज हैं और अपना दल यश के साथ साथ सदर और हुसैनगंज सीट भी शामिल है, जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। साध्वी निरंजन ज्योति की हार का कारण सियासी गरियाओं में जो चर्चा है कि पार्टी के ही नेताओं ने भीतर घात करके साध्वी निरंजन ज्योति को इस चुनाव में हराया है। चर्चा ये भी है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी के कुछ नेताओं ने ठान लिया था कि इस चुनाव में साध्वी निरंजन ज्योति को हराना है। जो नतीजे सामने आए हैं उसमें भाजपा के संगठन के नेताओं को टेंशन देने वाले हैं कि भाजपा जिन विधानसभाओं में काबिज है वहीं से ही साध्वी निरंजन ज्योति को हार मिली है। भीतर घात करने वालों की अगर बात करें तो भाजपा के ही कुछ विधायक शामिल हैं और जिले के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। फिलहाल साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव हारने के बाद भीतर घात करने वाले नेताओं की लिस्ट बना करके दिल्ली पहुंची हैं, जो संगठन के समक्ष वो सूची को रखेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि जिले के भाजपा के कुछ बड़े नेताओं पर संगठन जल्द ही कार्रवाई कर सकता है। रिजवानुद्दीन के साथ अनूप तिवारी, इंडिया न्यूज। तो लखीमपुर खीरी से सपा के उत्कर्ष वर्मा ने बीजेपी के अजय मिश्र टेनी को हराया है और अब देखिए यहां पर भी विधानसभा वार स्थिति क्या है। लखीमपुर खीरी की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लखीमपुर खीरी में कुल 8 विधानसभाएं आती हैं, जहां पर
8 विधानसभा पर बीजेपी के विधायक हैं। जहां लखीमपुर खीरी की बात करें तो एक विधानसभा में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, जो कि निघासन विधानसभा है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का गढ़ है। वहां से शशांक वर्मा विधायक हैं, जहां से उन्हें 17,000 कुछ वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई है। और उन्हीं की अन्य विधानसभाओं की बात करें तो बलिया विधानसभा में भी बलिया विधानसभा से रोमी साहनी विधायक हैं, जहां भी उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर से मंजू त्यागी विधायक हैं, वहां पर भी करारी हार मिली है। और गोला विधानसभा की बात करें तो गोला विधानसभा में भी करारी हार का बीजेपी को सामना करना पड़ा है। सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से योगेश वर्मा विधायक हैं, जहाँ से वह बीजेपी को नहीं जिता सके और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं धौरारा लोकसभा की बात करें तो वहाँ पर 3 विधानसभा आती हैं, जिसमें 2 विधानसभा सीतापुर में आती हैं, हरगांव और मोहली। कुल 5 विधानसभा वहाँ पर भी हैं। वहाँ से धौरारा विधानसभा से जो है वहाँ से भी हार का सामना करना पड़ा है। मोहम्मदी विधानसभा में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मोहली और हरगांव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बात करें 8 विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में नाकाम साबित हुए हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि आखिर विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक होने के बावजूद भी बीजेपी को के प्रत्याशियों को नहीं जिता पाना कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लखीमपुर खीरी प्रतापगढ़ से सपा के शिवपाल सिंह पटेल ने जीत दर्ज की है। शिवपाल सिंह ने बीजेपी की संगम लाल गुप्ता को हराया है और यहां से सपा को 46.7% वोट मिले हैं। बीजेपी के खाते में सिर्फ 39.7% वोट गए हैं। यहां की भी विधानसभा वार स्थिति क्या है, देखिए। प्रतापगढ़ में भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा भरोसा किया और उनको दोबारा टिकट दिया, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने ही विधायक के क्षेत्र में हार गए। बात करेंगे सदर विधानसभा क्षेत्र की, जहां राजेंद्र मौर्य जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके क्षेत्र से 9,069 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हार गए। उसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनके क्षेत्र पट्टी विधानसभा से सर्वाधिक वोटों से संगम लाल गुप्ता पराजित हुए, जहां 35,000 से अधिक वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से बात करेंगे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र की, जहां रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 14,000 से अधिक वोटों से भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि वहां भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक धीरज ओझा का कब्जा माना जाता है और क्षेत्र में पैठ मानी जाती है। इस तरह से रामपुर खास में जहां कांग्रेस की विधायक मोना मिश्रा जो प्रमोद तिवारी की बेटी है, वहां 10,146 वोट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं विश्वनाथगंज की बात करेंगे, जहां भाजपा और अपना दल के संयुक्त विधायक यानी अपना दल से विधायक जीतलाल पटेल है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वही जीत दर्ज कर सके और वहां 3,000 से अधिक वोटों से वह जीत दर्ज कर सके। इस तरह से कुल मतदाताओं की बात करेंगे, कुल वोटों की बात करेंगे और कुल पड़े वोट की बात करेंगे तो 4,41,932 वोट समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह पटेल को मिला, जबकि 3,75,726 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता को मिला। कुल 66,206 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगम लाल पराजित हुए। लेकिन सदर क्षेत्र में जहां उनके विधायक हैं, रानीगंज क्षेत्र में जहां उनके कद्दावर नेता पूर्व विधायक हैं और पट्टी विधानसभा क्षेत्र में जहां सबसे बड़े दिग्गज नेता सूबे के राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी पैठ मानी जाती है, उनके इलाके से सर्वाधिक वोटों से संगम लाल गुप्ता हार गए। इस तरह से कहा जाए तो प्रतापगढ़ में जहां रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के समर्थक जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आए और प्रमोद तिवारी ने जहां घेरेबंदी की इंडिया अलायंस के साथ, वहीं भाजपा की नैया डुबोने में उनके अपने ही सहभागी बने और जहां वरिष्ठ नेताओं के गढ़ से, अपने विधायक के गढ़ से भारतीय जनता पार्टी के संगम लाल गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। शिव मोहन शुक्ला।
तो रामपुर से सपा के मोहिबुल्लाह जीते हैं और मोहिबुल्लाह ने बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी को हराया है। सपा के खाते में 49.7% वोट गए हैं तो बीजेपी के खाते में 40.7% वोट गए। अब देखिए यहां की भी विधानसभा वार स्थिति क्या है। लोकसभा के अंदर जिस तरह से भाजपा की करारी हार हुई है उसमें मैं आपको बता दूं कि विधानसभा वार किस तरह से ये आंकड़े रहे हैं। हार जीत का जो अंतर था वो कहां से कितना था मैं बता देता हूं आपको। शुरू करते हैं रामपुर से। रामपुर में इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश कुमार सक्सेना विधायक है और इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 38,000 वोटों से हारी है। और वहीं अगर मैं बात करूं स्वार विधानसभा की तो स्वार विधानसभा में भी भाजपा के गठबंधन का विधायक है और वहां 47,000 से 48,000 वोटों तक की हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो वहीं अगर मैं बात करूं चमरौवे की तो चमरौवे में भी 38,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो जो राज्य मंत्री है बलदेव सिंह होलक उनकी विधानसभा में 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। तो वहीं राजवाला जो मिलक की विधायक है वहां से भी 19,000 से उन्होंने बढ़त बनाई थी। यानी कि रामपुर में 2 विधानसभाएं भाजपा ने जीती और 3 विधानसभाएं रामपुर में हारी है। हार के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी ये चोट लगी है उसमें 87,434 वोटों से रामपुर की इस लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी ने हारा है और समाजवादी पार्टी ने अपना खोया हुआ किला जो चला गया था उसको वापस पाया है। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर। तो श्रावस्ती से सपा के राम शिरोमणि ने बीजेपी के साकेत मिश्र को हराया। राम शिरोमणि को 48.8% वोट मिले तो वहीं बीजेपी के खाते में 41.5% वोट गए। अब देखिए यहां की भी विधानसभा वार स्थिति क्या है। श्रावस्ती में भी सपा ने जीत हासिल की है। अगर सपा श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में 5 विधानसभा थे जहां पर 3 विधानसभाओं में भाजपा के विधायक भी थे। उन विधानसभाओं में भी भाजपा बुरी तरीके से हारी है। अगर श्रावस्ती विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर रामकिरण पांडे विधायक थे और सबसे ज्यादा हार यहीं से हुई है। 22,973 वोटों से यहाँ पर सपा आगे रही। भाजपा प्रत्याशी को 22,973 वोटों से सपा ने हराया। इसके साथ साथ अगर बात करें भिनगा की तो भिनगा में 17,001 वोट से हराया गया है, जबकि तुलसीपुर विधानसभा में 15,606 वोटों से और गैसड़ी की बात करें तो गैसड़ी में 51,541 वोटों से हराया है। जबकि बलरामपुर की अगर बात करें तो वहां पर 559 वोटों का अंतर था। कुल मिलाकर 76,673 वोटों से सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा आगे रहे और भाजपा प्रत्याशी जो यहाँ पर साकेत मिश्रा को बनाया गया था और एक चेहरा था उनके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, उनको जिताने की कोशिश की गई थी लेकिन वो भी हारे हैं। ये था श्रावस्ती का समीकरण। श्रावस्ती समीकरण में 5 विधानसभाएं थी जिनमें 3 विधानसभाओं पे भाजपा के विधायक थे। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं सपा यहाँ पर आगे निकलती हुई नजर आई है और भाजपा को करारी शिकस्त दी है। मित्रेश पाठक, इंडिया। और अब अमेठी की भी बात करते हैं। अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल ने जीत दर्ज की। अमेठी से बीजेपी के स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के खाते में 55% वोट गए तो बीजेपी को 37.9% ही वोट मिले। अब अमेठी में यह खेला कैसे हुआ है ये रिपोर्ट देखिए। मैं अगर अमेठी की बात करूं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार की, जो कि एक कद्दावर मंत्री थी जिनकी अमेठी से हार हुई और केएल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी ने उनको शिकस्त दी है। ऐसे में विधानसभा वार अगर मैं आपको बताऊं तो 5 विधानसभा है अमेठी में 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में इनको 8,000, 9,000, 6,000, 7,000 एक तरीके से कह लीजिए 8,527 वोट, 7,052 वोट और सबसे ज़्यादा इनका जहाँ पे निवास है गौरीगंज विधानसभा में तो इनकी हालत और ख़राब हो गई। वहाँ मिला इनको करीब 8,000 वोट, 8,052 वोट। तो इस तरीके से अमेठी की विधानसभा जो है, अमेठी में भी इनका एक तरीके से खाता तो खुल गया लेकिन वहाँ भी 6,000 के आसपास सीमित रह गई। इस तरीके से संगठन में काफ़ी कमियां रहीं, जो कि चुनाव लड़ाने में इनके संगठन में इनका साथ नहीं मिला या संगठन को कायदे से, हालांकि संगठन की बड़ी बड़ी बातें होती थी
पन्ना प्रमुख बनाए जाते थे कि एक घर में जाएंगे तो वो एक वोट निकाल के लाएंगे, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं धरा का धरा रह गया और ये सब केवल कहने की बातें रह गईं। आज तक अभी तक आपको बताएं जिस तरीके से स्मृति ईरानी की हार हुई है, पांचों विधानसभा में लगातार अगर देखा जाए तो इनका मत प्रतिशत कम हुआ है। वहीं पर केएल शर्मा पांचों विधानसभा में वोटों की झड़ी लग गई है उनके साथ। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को कोस रही थीं और संगठन का भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने संगठन की भी नहीं चली। जो स्मृति ईरानी कहती थी संगठन वही उतना करता था अमेठी का। अब रही बात ये कितना इनको अपने ऊपर कमांड था कि हमारा संगठन हमारे कहने के हिसाब से चलेगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। आज अगर आपको बताऊं तो जिस तरीके से केएल शर्मा ने करीब 1,61,000 से वोट दर्ज की है, जीत दर्ज किया है, वहीं पे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को एक करारी हार मिली है। पांचों विधानसभा में बात करूं, एक तिलोई विधानसभा में इनके उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं राजा मैंकेश्वर शरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, और दूसरी तरफ जगदीशपुर विधानसभा की बात करूं तो जगदीशपुर विधानसभा में सुरेश पासी जो कि पूर्व मंत्री हैं और प्रेजेंट टाइम विधायक हैं, वहां से भी ये हारी चुनाव। और इसके अलावा सलोन विधानसभा जो कि रायबरेली में आती है, वहां पे इनके सपा के विधायक हैं, लेकिन वहां भी ये हार चुकी हैं चुनाव। और खुद जहां पर ये रहती हैं गौरीगंज में इन्होंने अपना निवास बनाया, अपना आवास, वहां पर इन्होंने सपा के विधायक का सहयोग लिया राकेश प्रताप सिंह, जो कि इनके तरीके से इनके पास मंच भी साझा किए, लेकिन वो भी काम नहीं कर पाए, वोट दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और बचा अमेठी में भी इन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी जो विधायक हैं उनका सहयोग लिया, उनके बेटे बहू बेटियां निकल करके इनके लिए वोट मांगने का काम की, लेकिन अमेठी की सीट भी नहीं निकल पाई। अरविंद श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। वहीं बांदा से सपा के कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल ने जीत दर्ज की और बीजेपी के आरके सिंह पटेल को हार का सामना करना पड़ा है। सपा को 38.9% वोट मिले हैं, बीजेपी को 32.1% वोट मिले। बांदा में कैसे ये सियासी समीकरण बिगड़ा है, ये रिपोर्ट देखिए। बांदा चित्रकूट लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी हार हुई है। यहां जनता ने साइकिल की रफ्तार तेज करते हुए भाजपा को बड़ी शिकस्त दी है। अपने ही गढ़ में भाजपा प्रत्याशी आरके पटेल वोट बैंक नहीं साध पाए हैं। यहां भी जनता ने सपा प्रत्याशी कृष्णा पटेल को जिताने की अहम भूमिका निभाई है। इसी तरह बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी अपने गढ़ नरैनी में भी वोट की मार खा गए हैं। हालांकि भाजपा प्रत्याशी आरके पटेल ने बबेरू में भी जमकर वोट बटेरे, लेकिन बढ़त बनाने में नाकामयाब रहे। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले सदर में 77,720 व नरैनी में 69,190 वोट मिले हैं, जबकि सपा से कृष्णा पटेल को सदर में 73,823 व नरैनी विधानसभा में 85,239 वोट मिले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं सत्यम सिंह, इंडिया न्यूज बांदा। तो बरेली में बीजेपी को जीत मिली और बीजेपी के छत्रपाल सिंह ने कांग्रेस के प्रवीण सिंह एरोन को हराया है। बीजेपी को 50.7% और कांग्रेस को 47.5% वोट मिले। बीजेपी ने बरेली को कैसे जीता है, ये इनसाइड स्टोरी देखिए। चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर जीती थी, वहीं इस बार उसको 32 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 30 सीटों का ये अंतर एक बहुत बड़ी समीक्षा के लिए संकेत दे रहा है। आपको बता दें कि बरेली और आंवला की अगर हम बात करें तो आंवला लोकसभा को
भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है और बरेली लोकसभा में भी 2 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इन दोनों लोकसभा का अगर हम समीक्षा करें तो बरेली में नवाबगंज और भौजीपुरा, ये 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, जहां पर भौजीपुरा विधानसभा पहले ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। नवाबगंज से डॉक्टर MP आर्य भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अपनी विधानसभा जिताने में असफल रहे हैं। वहीं बात करें अगर आंवला लोकसभा की, तो आंवला में बिथरी चैनपुर विधानसभा में जहां पर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। यहां पर लगभग 3000 वोटों से हार हुई है। इसके अलावा फरीदपुर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही डॉक्टर श्याम बिहारी लाल विधायक है, वहां पर लगभग 10,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके अलावा बदायूं की शेखुपुर विधानसभा जो आंवला लोकसभा में आती है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा विधानसभा बार अगर समीक्षा की जाएगी तो बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में तो जीत मिली है, लेकिन विधानसभा बार वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा है। लिहाजा अब 2027 से पहले पार्टी इन सभी विधानसभाओं की समीक्षा करेगी और ये देखा जाएगा कि आखिर वहां पर हार के जो कारण थे वो क्या थे और विधायकों का प्रदर्शन आखिर क्यों इतना निराशाजनक रहा है। बरेली से शोभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया। तो कन्नौज से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के सुब्रत पाठक को हार का सामना करना पड़ा है। कन्नौज में सपा को 52.7% और 38.7% वोट बीजेपी को मिला है। अब अखिलेश यादव ने कन्नौज कैसे जीती है, ये रिपोर्ट देखिए। सपा का गढ़ कहा जाने वाला कन्नौज 5 साल में ही भाजपा के हाथों से सपा ने छीन लिया। यहाँ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कन्नौज लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में 4 पर भाजपा का कब्जा है। 4 सीटों पर भाजपा के विधायक 2022 के चुनाव में जीते थे, जिनमें एक मौजूदा समय में सरकार में मंत्री है तो एक पूर्व मंत्री है और बड़ा नाम है। इसके बाद भी कन्नौज में भाजपा की इतनी बड़ी हार से हर भाजपा समर्थक हैरत में है। हालांकि इसकी बड़ी वजह कहीं ना कहीं पूर्व सांसद सुब्रत पाठक को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा के जीते हुए मौजूदा विधायकों की भी इस हार पर जवाबदेही तय होना चाहिए। इसमें पहले हम बात करेंगे कन्नौज सदर विधानसभा की। यहाँ से इस वक्त पूर्व IPS असीम अरुण विधायक हैं। वह मुख्यमंत्री योगी के करीबियों में गिने जाते हैं और सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं। ऐसे में उनकी सीट से भाजपा का हारना कहीं ना कहीं उनकी जनता पर ढीली पकड़ को बयां करता है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से करीब 52,000 वोटों से बड़े अंतर से हारे। सपा को यहाँ 1,61,107 वोट मिले तो बीजेपी को 1,09,631। इसी तरह 2 बार से भाजपा के टिकट पर तिरवा जीत रहे विधायक कैलाश राजपूत के क्षेत्र में भी भाजपा की दुर्गति हुई है। यहाँ सुब्रत पाठक को 1 लाख वोट भी नहीं मिल सके। यहाँ अवंतीबाई लोधी प्रतिमा को लेकर सुब्रत पाठक का लोधियों के वोट खरीदने वाला बयान वायरल हुआ था। यहाँ अखिलेश को 1,27,185 तो सुब्रत को 92,827 वोट मिल सके। इसी तरह पूर्व मंत्री और मौजूदा छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे के क्षेत्र में भी सुब्रत पाठक शुरू से पीछे रहे। यहाँ वे करीब 34,000 वोटे से हारे। सुब्रत पाठक को यहाँ 1,04,323 वोट तो 323 वोट मिले तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को 1,38,567 वोट मिले। अब हम बात करते हैं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा की। यहाँ भी भाजपा की विधायक पूनम संकवार हैं। हालांकि यहाँ जीत का अंतर कम है, लेकिन सपा ने यहाँ भी करीब 9,500 वोटों से जीत दर्ज की है। अखिलेश यादव को रसूलाबाद में 92,828 तो सुब्रत पाठक को 83,007 वोट मिले हैं। सपा को दूसरी सबसे बड़े अंतर की जीत विधूना में मिली। यहाँ से सपा की रेखा वर्मा विधायक हैं और सपा की बड़े अंतर की जीत उनकी वोटरों पर पकड़ को बयां करती है। यहाँ से अखिलेश यादव ने करीब 40,000 वोटों की लीड ली। उन्हें यहाँ से 1,20,460 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को 80,343 वोट ही मिल सके। और अगर हम सदर कन्नौज की बात करें तो यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुखिया हैं, उनके करीबियों में गिने जाने वाले मंत्री असीम अरुण जो कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं कन्नौज सदर से, उसके बावजूद भी कन्नौज से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाजपा के विधायकों की जनता के बीच में
पकड़ कमजोर होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अनुराग चौहान, इंडिया न्यूज, कन्नौज। लेकिन लखनऊ से राजनाथ सिंह ने सपा के रविदास मेहरोत्रा को हरा दिया। बीजेपी को यहां पर 53.9% वोट मिले हैं, जबकि सपा को 42% वोट पड़ा है। बीजेपी ने लखनऊ कैसे जीता है, रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कुल 29 सीटों पर बीजेपी को कहीं न कहीं हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में क्या कुछ कारण रहा है, अब इस पर कहीं न कहीं बीजेपी का मंथन जरूर चल रहा है। बहुत सी ऐसी लोकसभाएं थी जहां पर विधानसभा तक जिताने में जो यहाँ के बीजेपी विधायक थे वो कामयाब नहीं रहे। वहीं अगर हम मोहनलालगंज लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभाएं आती हैं और खुद कौशल किशोर यहाँ पर मैदान में उतरे थे। वहीं आपको बताते चलें कि कौशल किशोर की पत्नी और इनके साले 2 विधानसभाओं से विधायक हैं। वहां से भी कहीं ना कहीं इनको हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसमें से आपको बता दें कि जो इनकी पत्नी जयदेवी हैं वो मलियाबाद से विधायक हैं। वहां आपको बता दें कि करीब 14,000 वोटों से इनको हार का मुंह देखना पड़ा है। तो वहीं अगर मोहनलालगंज विधानसभा की बात करें तो यहां से इनके साले अमरीश रावत खुद विधायक हैं बीजेपी से, जो इनको जिता नहीं पाए। यहां से 31,700 वोटों से इनको हार का मुंह देखना पड़ा है। तो वहीं मलियाबाद और उसके बाद जो आपको बताते कि सिधौली विधानसभा से मनीष रावत विधायक हैं, बीजेपी से विधायक हैं। वहां भी 56,000 वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 2 ऐसी विधानसभाएं थी जहां से इनकी साख बची है, जिसमें से राजेश्वर सिंह की जो सरोजनी नगर विधानसभा है वहां से करीब ये 32,000 वोटों से इनको जीत मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि बीकेटी जो विधायक हैं योगेश शुक्ला, वहां से इनको 1713 वोटों से मात्र जीत मिली है। लेकिन कुल मिलाकर के 5 में से 3 विधानसभाएं ये पूरी तरह से हार गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं इन्हें लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा है, हार का मुंह देखना पड़ा है। इनके प्रतिद्वंदी यानी जो गठबंधन प्रत्याशी थे आर.के. चौधरी, वो कुल मिलाकर के 70,000 वोटों से यहां से मोहनलालगंज लोकसभा से उन्होंने जीत हासिल करके अपना परचम लहराया है। अब ऐसे में अब बीजेपी इस पूरे मामले पर मंथन कर रही है। उसका मंथन चल रहा है कि आखिर इस बार इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से इतनी भारी उसे क्यों शिकस्त मिली है, इसको लेकर के बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय। तो हॉट सीटों में शुमार रही सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हार का सामना करना पड़ा है। सपा के रामभाऊ निषाद ने मेनका गांधी को हराया है। सपा को 43% और बीजेपी को 38.8% वोट मिले हैं। आखिर बीजेपी सुल्तानपुर क्यों हार गई है, ये रिपोर्ट देखिए। आज मैं चर्चा करूंगा सुल्तानपुर लोकसभा सीट की, जहां पर कुल 5 विधानसभाएं हैं, जिनमें एक विधानसभा सिसौली विधानसभा जो समाजवादी पार्टी की झोली में है। बाकी 4 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की झोली में रही हैं। यहाँ से 4 विधायक हैं। सुल्तानपुर में अगर मैं बात करूं सुल्तानपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर पूर्व मंत्री और सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह हैं। सदर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ से भाजपा के और निषाद पार्टी गठबंधन के विधायक के राजप्रसाद उपाध्याय। अगर मैं लंबुआ विधानसभा की बात करूं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सीताराम वर्मा। और अगर मैं कादीपुर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ से भाजपा विधायक हैं राजेश गौतम। कुल 5 विधानसभाओं में 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बावजूद मेनका संजय गांधी इस बार सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में 43,174 मतों से चुनाव हारी हैं, जबकि राम भुआल निषाद यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे उनको 4,44,330 मत मिले। वहीं 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बावजूद मेनका संजय गांधी को सिर्फ 4,01,156 मत मिले और वो 43,174 मतों से चुनाव हारे। अब मैं आपको बता दूं कि सिसौली विधानसभा, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मोहम्मद ताहिर शाह, वहां पर मेनका संजय गांधी 17,318 मतों से हारी। वहीं अगर हम सुल्तानपुर विधानसभा की बात करें, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री विनोद सिंह हैं, यहाँ पर मेनका संजय गांधी 17,067 मतों से हारी हैं। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं आपसे सदर विधानसभा की, जहां पर निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो विधायक हैं राजप्रसाद उपाध्याय, यहाँ पर 1,183 मतों से मेनका संजय गांधी चुनाव हारी है। और अगर मैं यहाँ पर अगर लंबुआ विधानसभा की अगर मैं चर्चा करूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीताराम वर्मा विधायक है और यहाँ पर मेनका गांधी ने धोपाप धाम का विकास कराया। यहाँ पर उन्होंने काफी महोत्सव के रूप में यहाँ पर आयोजन करवाए।
उसके बावजूद मेनका संजय गांधी यहाँ पर 11,424 मतों से चुनाव हारी। सिर्फ एक विधानसभा जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश गौतम कादीपुर विधानसभा से यहाँ पे विधायक है, यहाँ पर 4,466 मतों से मेनका संजय गांधी इस बार चुनाव जीती है। तो इस तरह से सुल्तानपुर विधानसभा में 5 विधानसभा होने के बाद 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के बाद सिर्फ एक विधानसभा में समाजवादी पार्टी का यहाँ पे जो विधायक है, उसके बावजूद मेनका संजय गांधी 43,174 मतों से चुनाव हारी हैं। कैमरा पर्सन रजा के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। तो काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से नरेंद्र मोदी ने जीत की झंडा बरदारी की। कांग्रेस के अजय राय को हार का सामना करना पड़ा। मोदी को वाराणसी में 54.2% और अजय राय को 40.7% वोट ही मिले। तो काशी का सियासी समीकरण कैसा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर पीएम मोदी को काशीवासी यहाँ के सांसद बना दिए। हालांकि ये जीत का मार्जिन 2014-2019 के मुकाबले कम है। हमारे साथ काशी की तमाम जनता है। देखिए, उनकी मां का तस्वीर लगा के उनके ऊपर माल्यार्पण करके उनको मिठाई खिलाया गया और जोश भी देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से नमो पार्वती का जयघोष किया जा रहा है। हमसे बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे, इस बार फिर पीएम मोदी को यहाँ का सांसद आप लोगों ने बना दिया। देखिए, मैं सत्यम कुमार जायसवाल, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी विचार मंच काशी संभाग और अध्यक्ष श्री पाशपाणी विनायक सेवा दल, और मैं 1 मई से माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कार्य कर रहा हूं और मेरी पूरी टीम नुक्कड़ नाटक और जन जन संपर्क के माध्यम से ढोलक मजीरा लेके हम लोगों को श्री राम धुन सुनाए हैं और लोगों से वोट मांगा है और धर्म और जाति से ऊपर उठ के लोगों को राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा देने के लिए 1 महीना मैंने जो मेहनत की, उसी का नतीजा है कि आज माननीय मोदी जी 1,52,000 वोटों से, जो कि ये जो मोदी जी की सरकार बनने वाली है, इसमें हमारे काशी वासियों का बहुत बहुत योगदान है। माननीय अजय राय जी भी काशी के पुत्र हैं, लेकिन मोदी जी को भी आज काशी ने गोद लिया है। आप बताइए, काशी की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगी? जीत हुई है, प्रचंड जीत कहा जाए, क्या कहा जाए? प्रचंड जीत ही हम लोग तो मानेंगे। हमारे मोदी जी जीत गए 392 नंबर से, तो अब क्या चाहिए? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है उन्होंने। एक बार हम चाहेंगे सब लोग खुशी में कुछ गीत गाले, सब लोग मिल के गाले, तब न माने कि मोदी जी जीते हैं। काशी के सांसद तीसरी बार बने हैं। आज मंगलवार है, मंगलवार है, आज तुमसे जो कोई देव उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई जावे उसका बेड़ा। में एक बच्चा पूछेंगे तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जीत हुई है। आने के लिए हम लोग एड़ी चोटी लगा दिया है। महिलाएं हम लोग की बहुत सहयोग है मोदी को जिताने के लिए। जय श्री राम का उनके ऊपर आशीर्वाद। महिलाओं का संघर्ष मानना पड़ेगा ना। महिलाओं संघर्ष किए हैं, घर घर महिलाएं संघर्ष की हैं, जा जा के की हैं। लोगों ने क्या संघर्ष किया बताइए? बहुत किए, अक्षत वितरण से लेके आज तक कर ही रहे हैं। हर जगह से हम लोग मदद किए हैं। अच्छा, मिठाई वितरण वाला कार्यक्रम चलेगा कि क्लोज हो गया है? मिठाई बंटवाइए, मिठाई बंटवाइए। अभी इसके लिए कहाँ थे आप? जो मैंने पटाखा देखा। देखेंगे बनारस में अभी जगह जगह जो है आतिशबाजी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, बनारस की महिलाएं हैं काफी खुश हैं। पीएम मोदी को तीसरी बार काशी का सांसद बना दिया गया है। हालांकि ये जीत का जो मार्जिन है इस बार कम है 2014-2019 की बात करें तो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो लोकसभा की इनसाइड स्टोरी में लगातार आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हार और जीत के जो समीकरण हैं वो रहे हैं। अब सहारनपुर की बात करें तो यहां पर इमरान मसूद ने राघव लखनपाल को हराया और यहां पर कांग्रेस को 44.6% वोट मिले। अब बीजेपी के खाते में 39.3% वोट गए हैं। यहां की भी जो विधानसभा वार स्थिति है इसको भी आप थोड़ा सा समझिए। तो बेहट, नगर, देहात, देवबंद, ये अलग अलग जगह विधानसभा वार स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। अब सहारनपुर का ये जो समीकरण है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो रहा है। बेहट में थोड़े वोट आप देख रहे हैं कि ज़्यादा इमरान मसूद को मिले, जबकि बीजेपी यहाँ पर भी पीछे रही। और इसी तरह से नगर क्षेत्र यानी कि सहारनपुर की जो शहरी सीट है वहाँ पर भी इमरान मसूद ने जो प्रदर्शन है वो ठीक ठाक किया। और इसी तरह से देहात में भी और देवबंद में भी
यहाँ पर पहले से भी आप देखते हैं कि जो प्रतिशत है वो ज़्यादा रहा है और इस बार भी वैसा ही है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं आंकड़ों के हिसाब से। देखिए, कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त बनाई 33,394 वोटों से और बीजेपी को यहाँ पर मिले 95,165 वोट। इसी तरह से नगर क्षेत्र में आप देखेंगे तो कांग्रेस की बढ़त 1,33,394 रही। और अब मोहनलालगंज से सपा के आर.के. चौधरी ने बीजेपी के कौशल किशोर को हराया। सपा के खाते में 48.5% वोट गए, जबकि दूसरी ओर बीजेपी को 43.4% वोट मिले हैं। विधानसभा वार स्थिति क्या है, ये भी एक बार आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। तो 1,28,032 वोट सपा ने बढ़त बनाई, जबकि 96,303 वोट मोहनलालगंज में मिले भारतीय जनता पार्टी को। मलिहाबाद, जो कि इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी जो सपा है उसने बढ़त बनाई 1,04,000 वोटों की, जबकि 90,000 वोट यहाँ पर बीजेपी को मिले, यानी कि मलिहाबाद में भी बीजेपी पिछड़ी रही। सिधौली, जो कि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, यहाँ पर भी सपा ने 1,36,120 वोट हासिल किए, जबकि 80,032 वोट यहाँ पर सिधौली में भारतीय जनता पार्टी को मिले। और ये मोहनलालगंज जीत का जो एक बड़ा कारण है समाजवादी पार्टी के लिए बना है। ये सीट भी आपने देखा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी। ऐसे ही प्रयागराज में कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह ने बीजेपी के नीरज त्रिपाठी को हराया। यहां पर कांग्रेस को 48.8% वोट मिले, बीजेपी के हिस्से में 42.6% वोट आए। अब यहां की भी विधानसभा वार स्थिति क्या है, इसको भी ग्राफिक के जरिए देख लीजिए। तो करछना, बारा, मेजा, कोरांव और शहर दक्षिणी, ये 5 आप देख रहे हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र है वो इस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, प्रयागराज लोकसभा सीट पर। अब आप देखिए, कांग्रेस को ये सीट गई थी, हालांकि यहाँ पर सपा कांग्रेस जो कि गठबंधन के साथ लड़ रहे थे, इसलिए यहाँ पर 99,280 वोट मिले। करछना में बीजेपी को 8,032 वोट मिले। बारा आ जाइए, यहाँ पर 96,466 वोट मिले। 79,442 वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लिए। इसी तरह से मेजा में आप देखिए, मेजा में हालांकि कांग्रेस को वोट कम मिला है, बीजेपी की बढ़त रही है। मेजा में 70,034 वोट रहा, जबकि 87,177 वोट बीजेपी ने यहां से लिए। कोरांव में आप देखेंगे तो कांग्रेस ने थोड़ी बढ़त बनाई 98,806 वोटों की, बीजेपी को यहां पर 86,422 वोट मिले। फिर शहर दक्षिणी में फिर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है वो कम हुआ, ये आ गया 79,381 पर, और बीजेपी ने यहां से जरूर बढ़त बनाई, 86,312 वोट यहां पर मिले, लेकिन उसके बावजूद प्रयागराज की जो सीट है वो कांग्रेस ने जीती। इसी तरह से हमीरपुर से सपा ने जीत दर्ज की। सपा के अजीत सिंह ने बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को हरा दिया। सपा के खाते में 44% वोट गए, तो वहीं बीजेपी को 43.8% वोट आए। ये भी ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। अब हमीरपुर सीट का भी हाल आप देख लीजिए। सपा 1,15,264 वोट यहां पर राठ में मिले, यहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई 1,65,516 वोट की। फिर इसी तरह से महोबा में 79,077 वोट सपा को मिले, यहां पर बीजेपी की बढ़त रही 93,076 वोट मिले। इसी तरह से चरखारी में आप देखेंगे बढ़त बनाई समाजवादी पार्टी ने और 92,438 जो वोट हैं वो मिले, और 90,593 वोट यहां पर बीजेपी को मिले। और उसके बाद आप देखेंगे तो तिंदवारी में सपा को 76,516 वोट मिले और 81,544 वोट बीजेपी ने यहां पे बढ़त के तौर पर बनाए। तो हमीरपुर सीट पर वोट का जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का रहा है। बहुत ज़्यादा अंतर इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ पर न तो वोट में दिखेगा ना ही प्रतिशत में दिखेगा, और इसलिए ये जो सीट है भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और अब आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव को जीत मिल गई। बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। सपा को 48.2% और बीजेपी को 32.9% वोट मिले। यहां की भी विधानसभा वार स्थिति आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। तो अतरवलिया, फूलपुर, पवई, दीदारगंज और लालगंज ये सीटें आती हैं आजमगढ़ के अंदर। अब यहां पर भी आप देखिए कि किस तरीके से जो वोटों का गणित है वो कैसे रहा। 79,184 वोट यहां पर मिले और बीजेपी ने यहां पर 81,664 वोट हासिल किए। इसी तरह से 86,743 वोट मिले फूलपुर पवई में। बीजेपी को यहां पर काफ़ी मतों का अंतर झेलना पड़ा, 55,343 वोट हो गए।
फिर 83,294 वोट दीदारगंज में समाजवादी पार्टी ने बढ़त को बरकरार रखा। यहां पर 66,397 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, जो कि कम रहा। फिर 87,546 वोट लालगंज में सपा ने बढ़त बनाई और बीजेपी को मिले 71,460 वोट और ये सीट गंवा दी भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ यहां से जीते थे, लेकिन उसके बावजूद इस बार उनको धर्मेंद्र यादव के आगे हार का सामना करना पड़ा। बदायूं से सपा ने जीत हासिल की। सपा के आदित्य यादव ने बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य को हरा दिया। सपा के हिस्से में 46% वोट आए और बीजेपी के खाते में 42.8% वोट आए हैं। इसकी भी ग्राफिक्स के जरिए एक बार विधानसभा वार स्थिति समझते हैं। तो बीजेपी में बदायूं सीट को अगर आप देखेंगे तो गुन्नौर, सहसवान, बिलसी, बदायूं और बिसौली, ये लोकसभा सीटों की स्थिति आप देखिए। यहां पर अच्छी खासी बढ़त आप कह सकते हैं। बदायूं में जो बढ़त है वो समाजवादी पार्टी ने बनाई। 1,21,480 वोट मिले। गुन्नौर में 81,593 वोटों से ही बीजेपी को संतोष करना पड़ा। फिर विधानसभा सहसवान में आप देखेंगे तो 1,18,310 वोट पाए समाजवादी पार्टी ने और 82,714 वोट मिले यहाँ पर सहसवान में बीजेपी को। बिलसी में ज़रूर बीजेपी ने लीड ली थोड़ी सी। यहाँ पर 76,280 वोट बिलसी में मिले समाजवादी पार्टी को और यहाँ पर 90,434 वोट भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त के तौर पर बनाए। इसी तरह से बदायूं शहर में अगर आप देखेंगे तो 87,386 वोट और 1,29,052 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को बढ़त के तौर पर और बिसौली में 75,596 वोट मिले सपा को और यहां पर भी बिसौली में बढ़त रही 84,266 वोट की। लेकिन उसके बावजूद भी बदायूं की लोकसभा की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। अब इटावा से सपा के जितेंद्र कुमार दोहरे ने जीत हासिल की है। बीजेपी के रामशंकर कठेरिया को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। सपा को 47.5% वोट मिले हैं तो बीजेपी के खाते में 41.8% वोट आए हैं। अब यहां की भी आपको एक बार ग्राफिक के जरिए स्थिति दिखा देते हैं। इटावा, भरतना, औरैया, दिबियापुर और सिकंदरा, हालांकि ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है। यहां पर भी बढ़त आप देखिए सपा की रही 1,10,332 वोट। इसी तरह से 1,72,339 वोट बीजेपी को मिले। फिर आइए भरतना में, यहाँ पर 1,16,306 वोट मिले। यहाँ पे 90,601 वोट बीजेपी को मिले। औरैया में यह आंकड़ा 88,556 का हो गया। यहाँ पर काफ़ी कम वोट मिला, 74,609 बीजेपी को। फिर आइए दिबियापुर में 91,496 वोट मिले समाजवादी पार्टी को। बीजेपी यहाँ भी काफ़ी पीछे रही 74,286 वोट पर। सिकंदरा में जरूर थोड़ी सी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, 82,516 और 86,615 वोट सिकंदरा में बीजेपी को मिले। और इसी के साथ इस खास पेशकश इनसाइड स्टोरी में मेरे साथ फिलहाल इतना है।